द बेलजार, चैप्टर 12 बाय सेल्विया प्लाथ। गार्डन का निजी अस्पताल एक लंबी सुनसान सड़क के अंत में घास से ढकी एक ऊंची पहाड़ी पर बना था, जिसे टूटे हुए कोहुआंग सीपो से सफेद किया गया था। बड़े घर की पीली फ्लैपबोर्ड दीवारें और उसका चारों ओर का बरामदा धूप में चमक रहा था, लेकिन लॉन के हरे गुंबद पर कोई व्यक्ति टहलता नहीं था। जैसे जैसे मैं और मेरी माँ पास आ रही थी, गर्मी की तपिश हम पर हावी होती जा रही थी और पीछे एक कॉपर बीच के पेड़ के बीचों बीच हवाई लॉन बूमर की तरह एक सिकाड़ा की आवाज आने लगी। सिकाड़ा की आवाज उस विशाल सन्नाटे को और भी गहरा कर रही थी। दरवाजे पर एक नर्स हमसे मिली। कृपया लिविंग रूम में रुकिए, डॉक्टर गार्डन अभी आपके पास आएंगे। मुझे जो बात परेशान कर रही थी वह थी कि घर में सब कुछ सामान्य लग रहा था। हालांकि मुझे पता था कि यह पागल लोगों से भरा होगा। खिड़कियों पर कोई सलाखें नहीं थी जो मुझे दिखाई देती, और न ही कोई बेकाबू या बेचैन करने वाली आवाजें। जर्जर लेकिन मुलायम लाल कालीनों पर सूरज की रोशनी नियमित आयताकार आकृतियों में फैल रही थी, और ताजी कटी घास की हल्की सुगंध हवा को सुहावना बना रही थी। मैं लिविंग रूम के दरवाजे पर रुकी। एक पल के लिए मुझे लगा कि यह मेन के तट से दूर एक द्वीप पर स्थित एक गेस्ट हाउस के लाउंज की प्रतिकृति है, जहां मैं एक बार गई थी। फ्रांसीसी दस्तावेजों की सफेद रोशनी की चकाचौंध अंदर आ रही थी। कमरे के दूर कोने में एक भव्य पियानो सजा हुआ था, और गर्मियों के कपड़े पहने हुए लोग ताश की मेजों पर और समुद्र तटीय रिजॉर्ट में अक्सर मिलने वाली टेढ़ी मेढ़ी विकर कुर्सियों पर बैठे थे। तब मुझे एहसास हुआ कि कोई भी व्यक्ति हिल नहीं रहा था। मैंने और ध्यान से देखा। उनकी अकड़ती हुई मुद्राओं से कुछ सुराग ढूंढने की कोशिश कर रही थी। मैंने पुरुषों और महिलाओं और लड़कों और लड़कियों को पहचाना जो शायद मेरे ही उम्र के थे, और उनके चेहरों में एक रूपता थी, मानो वे बहुत समय से किसी सल्फ पर धूल से दूर पीली महीन धूल के नीचे पड़े हों। तभी मैंने देखा कि कुछ लोग सचमुच हिल रहे थे, लेकिन उनकी हरकतें इतनी छोटी और पक्षियों जैसी थी कि पहले तो मैं उन्हें पहचान नहीं पाई। एक भूरे चेहरे वाला आदमी ताश के पत्तों की गड्डी गिन रहा था। 1 2 3 4। मुझे लगा कि वह देख रहा होगा कि गड्डी पूरी है या नहीं, लेकिन जब उसने गिनना पूरा कर लिया तो उसने फिर से शुरू कर दिया। उसके बगल में एक मोटी औरत लकड़ी के मूर्तियों की एक माला से खेल रही थी। उसने सारे मोतियों की माला को एक तरफ खींच लिया, फिर क्लिक क्लिक की आवाज के साथ उसने एक दूसरे पर वापस गिरने दिया। पियानो पर एक युवा लड़की संगीत की कुछ सीटें पलट रही थी, लेकिन जब उसने मुझे अपनी ओर देखते हुए देखा तो उसने अपना सिर झुका लिया और सीटों के 2 टुकड़ों में फाड़ दिया। मेरी माँ ने मेरा हाथ छुआ और मैं उनके पीछे कमरे में चली गई। हम बिना कुछ बोले एक ऊबड़ खाबड़ सोफे पर बैठ गए, जो हर बार हिलने पर चरमराता था। फिर मेरी नज़र लोगों से हटकर पारदर्शी पर्दों के पार हरे रंग की चमक पर पड़ी, और मुझे लगा जैसे मैं किसी विशाल डिपार्टमेंट स्टोर की खिड़की पर बैठी हूँ। मेरे आसपास की आकृतियाँ लोग नहीं बल्कि दुकानों की पुतली थी, जिन्हें लोगों जैसे दिखने के लिए रंगा गया था और जीवन की नकल करने वाली आकृतियों में खड़ा किया गया था। मैं डॉक्टर गोरान की काली जैकेट वाली पीठ पर पीछे बैठ गई। नीचे हॉल में मैंने उनसे यह पूछने की कोशिश की थी कि शॉक ट्रीटमेंट कैसा होगा, लेकिन जब मैंने अपना मुंह खोला तो कोई शब्द नहीं निकले। मेरी आंखें केवल चौड़ी हो गईं, और मैंने मुस्कुराते हुए परिचित चेहरे से देखा जो आश्वासनों से भरी प्लेट की तरह मेरे सामने तैर रहे थे। सीढ़ियों के शीर्ष पर गॉर्नेट रंग की कालीन रुक गई। जमीन पर टंगा एक सादा भूरा लिनोलियम अपनी जगह ले चुका था, और बंद सफेद दरवाजों वाले गलियारों में आगे बढ़ रहे थे। जैसे ही मैं डॉक्टर गार्डन के पीछे गई, दूर कहीं एक दरवाजा खुला और मैंने एक औरत को चिल्लाते हुए सुना। अचानक एक नर्स हमारे गलियारे के कोने से निकली और एक महिला को ले जा रही थी, जो नीले रंग के बाथरोब में थी,
और उसके बाल झबरा थे, कमर तक लंबे बाल। डॉक्टर गार्डन पीछे हट गए और मैं दीवार से सट कर लेट गई। जब महिला को घसीटा जा रहा था, वह अपनी बाहें लहरा रही थी और नर्सों की पकड़ में संघर्ष कर रही थी। तो वह कह रही थी, मैं खिड़की से बाहर कूदने जा रही हूँ, मैं खिड़की से बाहर कूदने जा रही हूँ। अपनी धुंधली वर्दी में गठीले और मांसल दीवार जैसी आंखों वाली नर्स ने इतना मोटा चश्मा पहना हुआ था कि गोल 2 शीशों के पीछे से 4 आंखें मुझे झांक रही थी। मैं यह समझने की कोशिश कर रही थी कि कौन सी आंखें असली हैं और कौन सी नकली, और असली आंखों में से कौन सी दीवार जैसी है और कौन सी सीधी। तभी उसने एक बड़ी षड्यंत्रकारी मुस्कान के साथ अपना चेहरा मेरे पास लाया और मानो मुझे आश्वस्त करने के लिए फुसफुसाया। उसे लगता है कि वह खिड़की से कूद जाएगी, लेकिन वह खिड़की से बाहर नहीं कूद सकती क्योंकि सभी दरवाजे बंद हैं। और जब डॉक्टर गार्डन मुझे घर के पीछे एक खाली कमरे में ले गए तो मैंने देखा कि उस हिस्से की खिड़कियां वास्तव में बंद थी और कमरे का दरवाजा, अलमारी का दरवाजा, ब्योरों के दरवाजे और खुलने बंद होने वाली हर एक चीज में छेद लगा हुआ था ताकि उसे बंद कर दिया जा सके। मैं बिस्तर पर लेट गई। आंखें फाड़े नर्स वापस आ गई। उसने मेरी ओर घड़ी खोली और उसे अपनी जेब में रख दिया। फिर उसने मेरे बालों से हेयरपिन निकालना शुरू कर दिया। डॉक्टर गार्डन अलमारी का ताला खोल रही थी। उन्होंने पहियों वाली मेज निकाली जिस पर एक मशीन लगी थी और उसे बिस्तर के सिरहाने के पीछे रख दिया। नर्स ने मेरी कनपटियों पर बदबूदार ग्रीस लगाना शुरू किया। जैसे ही वह दीवार के सबसे पास मेरे सिर तक पहुंचने के लिए झुकी, उसके मोटे से स्तन मेरे चेहरे को किसी बादल के तकिए की तरह ढक गए। उसके शरीर से एक अस्पष्ट औषधीय गंध निकल रही थी। चिंता मत करो, नर्स ने मेरी तरफ मुस्कुराते हुए देखा। पहली बार में तो सब डर के मारे मर जाते हैं। मैंने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन मेरी त्वचा चर्मपत्र की तरह सख्त हो गई थी। डॉक्टर गार्डन ने मेरे दोनों ओर 2 धातु की प्लेटें लगा रहे थे। उन्होंने उन्हें एक पट्टे से बांध दिया, जिससे मेरे माथे पर एक गड्ढा पड़ गया, और मुझे एक तार दिया जिसे मैं काट सकती थी। एक मेरी आंखें बंद करो। वहां एक क्षण के लिए सन्नाटा छा गया, मानो सांसें अंदर खींच ली गई हों। तभी कुछ नीचे झुका और मुझे जकड़ लिया और मुझे ऐसे हिलाया जैसे दुनिया का अंत हो गया हो। नीली रोशनी से चटकती हवा में उसकी आंखें, तीखी आवाज और हर चमक के साथ मुझे एक जोरदार झटका सा लगा, जब तक मुझे लगा कि मेरी हड्डियां टूट जाएंगी और मेरा रस किसी फटे हुए पौधे की तरह उड़ जाएगा। मैं सोच रही थी कि मैंने कौन सा भयानक काम किया है। मैं एक विकल कुर्सी पर बैठी थी, टमाटर जूस का एक छोटा कॉकटेल ग्लास पकड़े हुए। मेरी कलाई पर घड़ी वापस आ गई, लेकिन वह अजीब सी लग रही थी। तभी मुझे एहसास हुआ कि उसे उल्टा बांध दिया गया है। मुझे अपने बालों में हेयरपिन की अजीब सी स्थिति का एहसास हुआ। आपको कैसा लगता है? मेरे दिमाग में एक पुराना धातु का फ्लोर लैंप उभर आया। मेरे पिता के अध्ययन कक्ष में कुछ विशेष अवशेषों में से एक। उसके चारों ओर एक तांबे की घंटी लगी थी जिसमें बल्ब लगा था और जिससे एक घिसी हुई बाग के रंग की डोरी के धातु के स्टैंड लंबाई से होते हुए दीवार में लगे एक सॉकेट तक जाती थी। एक दिन मैंने सोचा कि इस लैंप को अपनी माँ के बिस्तर के पास से हटाकर कमरे के दूसरे छोर पर अपनी मेज पर रख दूं। तार काफी लंबा था, इसलिए मैंने उसे निकाला नहीं। मैंने दोनों हाथों से लैंप और उस फाजी तार को कसकर पकड़ लिया। तभी एक नीली चमक के साथ लैंप से कुछ चीज बाहर निकली और मुझे हिला दिया, जब तक मेरे दांत बजने नहीं लगे। और मैंने अपने हाथ खींचने की कोशिश की, लेकिन वे फंस गए थे और मैं चीख पड़ी। यह मेरे गले से एक चीख निकल गई क्योंकि मैंने उसे पहचाना नहीं, लेकिन उसे हवा में एक हिंसक रूप से देह अलग आत्मा की तरह उड़ते और कांपते सुना। तभी मेरे हाथ झटके से छूट गए और मैं माँ के बिस्तर पर गिर पड़ी। मेरी दाहिनी हथेली के बीच छोटा सा छेद हो गया, मानो पेंसिल की डील काला कर दिया गया हो। आपको कैसा लगता है? ठीक है, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मुझे बहुत बुरा लगा।
तुमने बताया कि तुम कॉलेज में गई थी। मैंने पूछा, यह कौन सा कॉलेज है? ओह, डॉक्टर गार्डन के चेहरे पर एक धीमी, लगभग उष्णकटिबंधीय मुस्कान उभर आई। युद्ध के दौरान वहाँ एक WAC स्टेशन था, है ना? मेरी माँ की उंगलियां हड्डियों की तरह सफेद हो गई, मानो इंतजार के घंटों में उनकी त्वचा घिस गई हो। उन्होंने मेरी तरफ से हटकर डॉक्टर गार्डन की तरफ देखा और उन्होंने सिर हिलाया या मुस्कुराए होंगे, क्योंकि उनका चेहरा शांत हो गया था। मैंने डॉक्टर गार्डन को यह कहते सुना, श्रीमती ग्रीनवुड, कुछ और शौक उपचारों के बाद मुझे लगता है कि आप एक अद्भुत सुधार देखेंगी। लड़की अभी भी पियानो स्टूल पर बैठी थी। उसके पैरों के संगीत की फटी हुई सीट किसी मरे हुए पक्षी की तरह बिखरी पड़ी थी। उसने मुझे घूरा और मैंने भी उसे घूरा। उसकी आंखें सिकुड़ गईं। उसने अपनी जीभ बाहर निकाली। मेरी माँ डॉक्टर गार्डन के पीछे पीछे दरवाजे तक आ गई थी। मैं पीछे पीछे रुकी रही और जब उनकी पीठ मुड़ी तो मैंने उस लड़की को घूरा और उसके दोनों कानों पर उंगलियां उठाई। उसने भी जीभ अंदर खींच ली और उसका चेहरा पत्थर सा हो गया। मैं धूप में बाहर निकल गई, एक पेड़ की छाया में पैंथर की तरह। डोडो कॉनवे की काली स्टेशन वैगन प्रतीक्षा में खड़ी थी। स्टेशन वैगन के रूप में एक धनी समाजसेवी महिला ने मंगवाया था, काले रंग का, बिना क्रोम के एक कड़के, एक काले चमड़े के असबाब के साथ। लेकिन जब वह आया तो उसे बहुत निराशा हुई। उसने कहा, यह एक मृत संवाहन का पुराना संस्करण था और बाकी सब भी यही सोचते थे और कोई भी इसे नहीं खरीदेगा, इसलिए कॉनवे परिवार इसे घर ले गया। इस कीमत पर और कुछ $100 बचा लिए। डोडो और अपनी माँ के बीच आगे की सीट पर बैठे हुए मैं गूंगी और दबा हुआ महसूस कर रही थी। मैं हर बार जब मैं ध्यान लगाने की कोशिश करती, मेरा मन किसी स्केटर की तरह एक बड़े खाली स्थान में सरक जाता और वहाँ बेसुध सा घूमता रहता। डॉक्टर गार्डन, मैं उससे निपट चुकी हूँ, मैंने कहा, जब हम डोडो और उसकी काली स्टेशन विगल को चीड़ के पेड़ों के पीछे छोड़ आए। आप उसे फोन करके बता सकती हैं कि मैं अगले सप्ताह तक नहीं आ रही हूँ। मेरी माँ मुस्कुराई। मुझे पता था कि मेरा बच्चा नहीं है। मैंने उनकी ओर देखा। जैसे क्या? जैसे वो भयानक लोग, उस अस्पताल के वे भयानक मरे हुए लोग। वह रुकी। मुझे पता था कि तुम फिर से ठीक होने का फैसला कर लोगी। 68 घंटों के कोमा के बाद स्टारलेट की मौत हो गई। मैंने अपनी पॉकेट बुक के कागजों के टुकड़े, कॉम्पैक्ट, मूंगफली के छिलके, 10 सिक्के, निकल और 19 जिलेट ब्लेडों वाले नीले जिफी बॉक्स को टटोला, जब तक कि मुझे वह तस्वीर नहीं मिल गई जो मैंने उस दोपहर नारंगी और सफेद धारीदार बूथ में ली थी। मैंने इसे मृत लड़की की धुंधली तस्वीर के पास उठाया। यह बिल्कुल मेल खाती थी। मुंह के बदले मुंह, नाक के बदले नाक, बस आंखों में फर्क था। तस्वीर में आंखें खुली थी और अखबार की तस्वीर में बंद थी। लेकिन मुझे पता था कि अगर मृत लड़की की आंखें चौड़ी कर दी जाएं, तो वे मुझे उसी मृत काले खाली भाव से देखेंगी जैसे तस्वीर में आंखें थी। मैंने उस तस्वीर को वापस अपनी पॉकेट बुक में रख दिया। मैंने अपने आप से कहा, मैं यहाँ पार्क की इस बेंच पर धूप में बैठूंगी और उस इमारत की घड़ी के अनुसार 5 मिनट और रुकूंगी और फिर कहीं जाकर यह करूंगी। मैंने अपनी छोटी सी आवाज एकत्रित किया। क्या आपको अपने काम में रुचि नहीं है, एस्थर? तुम्हें पता है एस्थर, तुम्हारे पास एक सच्चे विकसित व्यक्ति का एक आदर्श सेटअप है। आप कभी भी उस तरह कहीं नहीं पहुंचेंगी। एक बार की गर्मी की रात मैंने येल के बालों वाले बंदर जैसे दिखने वाले लॉ स्टूडेंट को 1 घंटे तक चूमा, क्योंकि मुझे उस पर तरस आ रहा था। वो बहुत बदसूरत था। जब मैंने उसे चूमा तो उसने कहा, मैंने तुम्हें टाइप कर दिया है बेबी, तुम फौरी में बहुत बदतमीज रहोगी। तथ्यात्मक, मेरे कॉलेज के रचनात्मक लेखक के प्रोफेसर ने मेरी एक कहानी द बिग वीकेंड पर एक टिप्पणी की थी। मुझे नहीं पता था कि फैक्टिडियस का क्या मतलब है, इसलिए मैंने इसे शब्दकोश में देखा। बनावटी दिखावा। आप कभी भी ऐसी जगह नहीं पहुंच पाएंगे। मैं 21 रातों से नहीं सो पाई थी। मैंने सोचा
कि दुनिया में सबसे खूबसूरत चीज छाया होना चाहिए। लाखों चलती आकृतियों और छाया के कुंड, डिस्क ब्यूरो, दराज और अलमारियों और सूटकेस में छाया थी, और घरों और पेड़ों के पत्थरों के नीचे छाया थी, और लोगों की आंखों और मुस्कुराहटों के पीछे छाया थी, मीलों और मीलों तक पृथ्वी के रातों वाले हिस्सों में। मैंने नीचे देखा तो मेरे दाहिने पैर की पिंडली पर 2 मांस के रंग के बैंड एक क्रॉस के आकार बना रहे थे। उस सुबह मैंने शुरुआत कर दी थी। मैंने खुद को बाथरूम में बंद कर लिया था और टब में गर्म पानी भर लिया था। जब किसी बूढ़े रोमन दार्शनिक या किसी और से पूछा जाता था कि वह कैसे मरना चाहता है, तो वह कहता कि वह गर्म पानी में नहाकर अपनी नसें खोल देगा। मुझे लगा कि यह आसान होगा। टब में लेटे लेटे मैं अपनी कलाइयों की लालिमा को फूल देखती रही, साफ पानी में बार बार बहते हुए, जब तक मैं खसखस जैसी भड़कीली सतह से नीचे नहीं सो गई। लेकिन जब बात सीधे उस पर पहुंची तो मेरी कलाई की त्वचा इतनी सफेद और बेबस लग रही थी कि मैं ऐसा नहीं कर सकती थी। ऐसा लग रहा था जैसे मैं जिसे मारना चाहती थी वह उस त्वचा या मेरे अंगूठे से नीचे उछलती या पतली नीली साड़ी में नहीं, बल्कि कहीं और थी, कहीं गहरे, ज्यादा गुप्त, और जहां पहुंचना बहुत मुश्किल था। मैंने 2 गतियां, 3 हरकतें, अगर आप एक साथ एक दूसरे हाथ में रेजर बदलने को भी गिने, तब मैं टब में कदम रखती और लेट जाती। मैं दवा की अलमारी के सामने चली जाती, और अगर मैं अंदर देखती, जब मैं ऐसा करती तो वह किसी और को किताब या नाटक में देखने जैसा होता। लेकिन दर्पण में दिख रहा था व्यक्ति लकवाग्रस्त था और कुछ भी करने में असमर्थ था। फिर मैंने सोचा कि शायद अभ्यास के लिए थोड़ा खून बहाना चाहिए, इसलिए मैं टब के किनारे बैठ गई और अपने दाहिने टखने को बाएं टखने पर रख दिया। फिर मैंने उस्तरे वाले हाथ दाहिने हाथ से उठाया और उसे अपने वजन से गिलोटिन की तरह अपने पैर की पिंडली पर गिरा दिया। मुझे कुछ भी महसूस नहीं हुआ। फिर मुझे एक हल्का सा गहरा रोमांस महसूस हुआ और कट के किनारे एक लाल रंग की चमकदार परत उभर आई। खून गहरे रंग में फैल की तरह इकट्ठा हुआ और मेरे टखने से होते हुए मेरे काले पेटेंट चमड़े के जूते में कप में लुढ़क गया। मैंने सोचा कि अब मैं टब में जाऊं, लेकिन मुझे एहसास हुआ कि मेरी सुबह का अधिकांश समय तो इसी में बीत गया है और शायद मेरी माँ घर आकर मुझे ढूंढ लेगी। इससे पहले कि मैं नहा लूं, इसलिए मैंने घाव पर पट्टी बांध ली, अपने जिलेट ब्लेड पैक किए और बोस्टन के लिए 11:30 बजे वाली बस पकड़ी। माफ करना बेबी, डियर आइलैंड जेल तक कोई मेट्रो नहीं है। यह एक नीलैंड पर है। नहीं, यह किसी द्वीप पर नहीं है। यह पहले एक द्वीप पर हुआ करती थी, लेकिन उन्होंने इसका पानी मिट्टी से भर दिया और अब मुख्य भूमि से जुड़ गया है। वहाँ कोई मेट्रो नहीं है। मुझे वहाँ जाना है। अरे, टिकट काउंटर पर बैठे आदमी ने जाली से मेरी तरफ देखा। रो मत। कौन है, कोई रिश्तेदार? स्कोलो क्वायर के नीचे हाथों की सुरंग में अंदर बाहर आती जाती ट्रेनों के पीछे भागते हुए कृत्रिम रूप से रोशन अंधेरे में लोग धक्का मुक्की करते और टकराते हुए देख रहे थे। मैं अपनी आंखों की मुड़ी हुई टोटी से आंसू छलकते हुए महसूस कर सकती थी। यह मेरे पिता हैं। मोटे आदमी ने अपने बूथ की दीवार पर लगे एक चित्र को देखा। ये रहा तरीका, उसने कहा। उस ट्रैक से कार लेकर ओरिएंट हाइट पर उतरो और फिर द पॉइंट वाली बस में चढ़ो। उसने मेरी तरफ मुस्कुराते हुए देखा। ये आपको सीधे जेल के गेट तक ले जाएगी। अरे तुम, नीली वर्दी पहने एक युवक ने झोपड़ी से हाथ हिलाकर कहा। मैंने भी अपना हाथ हिलाकर जवाब दिया और आगे बढ़ती रही। अरे तुम, मैं रुक गई और धीरे धीरे उस झोपड़ी की ओर बढ़ी जो रेत के ढेर पर एक गोलाकार बैठक कक्ष की तरह बुनी हुई थी। अरे तुम आगे नहीं जा सकती, वह जेल की संपत्ति है। किसी को भी वहां घुसने की इजाजत नहीं है। मुझे लगा कि तुम समुद्र तट पर कहीं भी जा सकते हो, मैंने कहा, बशर्ते तुम ज्वार की रेखा के नीचे रहो। साथी ने 1 मिनट सोचा, फिर उसने कहा, यह तुम समुद्र तट नहीं
उसका चेहरा खुशनुमा और ताज़ा था। यहाँ आपके लिए बहुत अच्छी जगह है, मैंने कहा। यह एक छोटे घर जैसा है। उसने कमरे में नज़र घुमाई जहाँ गलीचे और चिंट्स के पर्दे बिछे थे। वह मुस्कुराया। हमें एक कॉफ़ी पॉट भी मिला। मैं यहीं पास में रहता था। मजाक नहीं कर रहा हूँ। मैं भी इसी शहर में पैदा हुआ और पला बढ़ा हूँ। मैंने रेत के पार पार्किंग स्थल और सलाखों वाले गेट की ओर देखा और सलाखों वाले गेट के पार सकरी सड़क की ओर देखा, जिसके दोनों ओर समुद्र था, जो उस कभी द्वीप की ओर नहीं जाती थी। जेल की लाल ईंटों वाली इमारतें किसी समुद्र तटीय कॉलेज की इमारतों जैसी दोस्ताना लग रही थी। बाईं ओर हरे लॉन के एक टीले पर मुझे छोटे छोटे धब्बे, सफेद और छोटे बड़े गुलाबी धब्बे इधर उधर घूमते हुए दिखाई दे रहे थे। मैंने गार्ड से पूछा कि ये क्या है, तो उसने कहा, ये सुअर और मुर्गियां हैं। मैं सोच रही थी कि अगर मुझे उस पुराने शहर में रहने की समझ होती तो शायद मैं स्कूल में ही उस जेल गार्ड से मिल चुकी होती, जिससे शादी कर चुकी होती और अब तक ढेर सारे बच्चे पैदा कर चुकी होती। कितना अच्छा होता समुद्र के किनारे छोटे छोटे बच्चों, सुअरों और मुर्गियों के साथ रहना। मेरी दादी जो कपड़े धोती थी उन्हें पहनना और किसी चमकदार लिनोलियम की मोटी बाहों वाली रसोई में बैठकर कॉफी के प्याले पीना। तुम उस जेल में कैसे पहुंची? तुम्हें वापस मिल जाएगा। नहीं, आप अंदर कैसे बंद हो सकते हैं? ओह, गार्ड हंसा। आप एक कार चुराते हैं, आप एक दुकान लूटते हैं। क्या तुम्हारे अंदर कोई हत्यारा है? नहीं, हत्यारे बड़े सरकारी स्थान पर जाते हैं। वहाँ और कौन है? सर्दियों से पहले हम इन बूढ़े आवारा लोगों को बोस्टन से बाहर निकालते हैं। वे खिड़की से ईंट फेंक देते हैं और फिर उन्हें उठा लिया जाता है और वे सर्दी से बचने के लिए टीवी देखते हैं, खूब खाते हैं और सप्ताहांत में बास्केटबॉल खेलते हैं। यह अच्छा है। अगर आपको यह पसंद है तो यह बहुत अच्छा है, गार्ड ने कहा। मैंने अलविदा कहा और आगे बढ़ने लगी। बस एक बार पीछे मुड़कर देखा। गार्ड अभी भी अपने निरीक्षण कक्ष के द्वार पर खड़ा था और जब मैं मुड़ी तो उसने सलामी के लिए हाथ उठाया। जिस लट्ठे पर मैं बैठी थी उसमें शीशा भरा हुआ था और टॉर की गंध आ रही थी। उसकी ऊंची पहाड़ी पर बने जल मीनार के मोटे धूसर बेलनाकार आकार के नीचे एक टीला समुद्र में मुड़ा हुआ था। ज्वार के समय वह टीला पूरी तरह डूब जाता था। मुझे वह रेत का टीला अच्छी तरह याद था, जिसके भीतरी मोड़ में एक खास सीप छिपा था, जो समुद्र तट पर कहीं और नहीं मिलता था। इसका खोल मोटा, चिकना और अंगूठे के जोड़ जितना बड़ा और आमतौर पर सफेद होता था, हालांकि कभी कभी गुलाबी या आड़ू के रंग का भी होता था। यह देखने में एक मामूली शंख जैसा दिखता था। मम्मी, वह लड़की अभी भी वहीं बैठी थी। मैंने आलस्य से ऊपर देखा और देखा कि एक छोटा रेतीला बच्चा समुद्र के किनारे से लाल शॉर्ट्स और सफेद पोल्का डॉट वाले हॉल्टर में एक दुबली पतली चिड़िया जैसी आंखों वाली महिला द्वारा खींचा जा रहा था। मुझे अंदाजा नहीं था कि गर्मियों में समुद्र तट लोगों से भर जाएगा। मेरी अनुपस्थिति के 10 सालों में पॉइंट की समतल रेत पर नीले, गुलाबी और हल्के हरे रंग की आकर्षक झुग्गियां बेस्वाद मशरूम की फसल की तरह उगाई और चांदी के हवाई जहाज और सिगार के आकार के ब्लिप की जगह जेट विमानों ने ले ली थी, जो खाड़ी के नीचे पार हवाई अड्डे से तेज उड़ान भरते हुए छतों पर मंडराते थे। मैं समुद्र तट पर स्कर्ट और ऊंची एड़ी के जूते पहने अकेले लड़की थी और मुझे लगा कि मुझे सबसे अलग दिखना चाहिए। मैंने कुछ देर बाद अपने पेटेंट चमड़े के जूते उतार दिए क्योंकि वे रेत में बुरी तरह से घिस गए थे। मुझे यह सोचकर अच्छा लगा कि मेरे मरने के बाद वे चांदी के लट्ठे पर समुद्र की ओर इशारा करते हुए किसी आत्म दिशा सूचक की तरह रखे होंगे। मैंने अपनी पॉकेट बुक में रखे रेजर के डिब्बे को छुआ। फिर मुझे लगा कि मैं कितनी बेवकूफ़ हूँ। मेरे पास रेजर तो था, लेकिन गर्म पानी में नहाने का कोई जरिया नहीं था। मैंने एक कमरा किराए पर लेने के बारे में सोचा। उन सभी गर्मियों की जगहों पर कोई बोर्डिंग हाउस नहीं होता है, लेकिन मेरे पास कोई सामान नहीं था। इससे शक पैदा होता। इसके अलावा बोर्डिंग हाउस में दूसरे लोग हमेशा बाथरूम का इस्तेमाल करना चाहते रहते हैं। मेरे पास बाथरूम में जाने
और टब में पैर रखने का समय नहीं होता कि कोई दरवाजा खटखटा रहा होता। बार के सिरे पर लकड़ी के खंभों पर बैठी सीगल बिल्लियों की तरह मिमी आने लगी। फिर वे एक एक करके अपनी राख के रंग की जैकेट पहने ऊपर उठी, मेरे सिर के चारों ओर चक्कर लगाती और रोने लगी। कहो महिला, बेहतर होगा कि आप वहां बाहर ना बैठे, ज्वार आ रहा है। छोटा लड़का कुछ फीट दूर बैठा था। उसने एक गोल बैंगनी पत्थर उठाया और उसे पानी में फेंक दिया। पानी ने एक गूंजती हुई आवाज के साथ निगल लिया। फिर वह इधर उधर टटोलने लगा और मैंने सूखे पत्थरों को आपस में पैसों की तरह टकराते सुना। मैंने एक सपाट पत्थर को फीके रंग की सतह पर उछाला और वह 7 बार उछला। उसके बाद वह नजरों से ओझल हो गया। मैंने कहा, तुम घर क्यों नहीं चले जाते? लड़के ने एक और भारी पत्थर उछाला। दूसरी बार उछलने पर वह डूब गया। नहीं चाहता, तुम्हारी माँ तुम्हें ढूंढ रही है। वह नहीं है। वह चिंतित लग रहा था। अगर तुम घर जाओगे तो मैं तुम्हें कुछ कैंडी दूंगी। लड़का पास आकर बोला, किस तरह की? लेकिन मैं अपनी जेब में बिना देखे ही जान गई कि मेरे पास सिर्फ मूंगफली के छिलके हैं। मैं तुम्हें कैंडी खरीदने के लिए कुछ पैसे दूंगी। एक महिला सचमुच रेत के टीले से निकल रही थी, फिसल रही थी और निसंदेह खुद को कोस रही थी, क्योंकि उसके होठ उसकी अस्पष्ट आज्ञाकारी पुकारों के बीच बीच ऊपर हो रहे थे। उसने एक हाथ से अपनी आंखों को ढक लिया, मानो उसे घने होते समुद्री धुंधलके में हमें पहचानने में मदद मिली हो। मैं समझ सकती थी कि जैसे जैसे उसकी माँ का आकर्षण बढ़ता गया, लड़के की दिलचस्पी कम होती गई। वह मुझे न जानने का नाटक करने लगा। उसने कुछ पत्थर लात मारकर गिरा दिए, मानो कुछ ढूंढ रहा हो, और किनारे हो गया। मुझे कपकपी हो आई। मेरे नंगे पैरों के नीचे पत्थर ठंडे और ढेलेदार पड़े थे। मैं समुद्र तट पर पड़े काले जूतों के बारे में सोचने लगी। एक लहर हाथ की तरह पीछे हटी, फिर आगे बढ़ी और मेरे पैर को छू गई। ऐसा लग रहा था कि यह पानी समुद्र तल से ही आ रहा हो, जहाँ अंधी सफेद मछलियाँ अपनी ही रोशनी में भीषण ध्रुवीय ठंड में तैर रही थी। मैंने वहां नीचे कब्र की तरह बिखरे शार्क के दांत और व्हेल के कानों की हड्डियां देखी। मैं इंतजार करती रही, मानो समुद्र ही मेरा निर्णय ले सकता है। दूसरी लहर मेरे पैरों पर टूटी। सफेद झाग भर आए थे और ठंड मेरे टखनों को जकड़ लिया, जिससे प्राणघातक दर्द हुआ। मेरी मृत्यु से मेरा शरीर कायरता से कांप उठा। मैंने अपनी पॉकेट बुक उठाई और ठंडे पत्थरों के ऊपर से वापस उस स्थान पर जाने लगी जहां बैंगनी रोशनी में मेरे जूते पहरा दे रहे थे। थैंक यू।